ठीक। आज हम बहुत महत्वपूर्ण समीकरण पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। ठीक है, तो ये अक्सर पूछा गया समीकरण भी है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, और बहुत कठिन भी नहीं, सरल है ना, महत्वपूर्ण तो है ही। तो पहले हम देखेंगे कि ये किस पद में, तो मुक्त ऊर्जा और एंथैल्पी के पद में देखेंगे। वैसे एक ही समीकरण के रूप में मेन है। मुक्त ऊर्जा व एंथैल्पी के पदों में, और दूसरा है आपका कार्यफलन और आंतरिक ऊर्जा के पदों में। तो पहले हम देखते हैं कि हम सबको पता है कि जो मुक्त ऊर्जा का समीकरण है वो है G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। ठीक है ना, और H को हम जनरली किस फॉर्म में लिख सकते हैं, U प्लस पीवी के फॉर्म में लिख सकते हैं। किंतु एंथैल्पी बराबर क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा प्लस पीवी। ये मान यहां रख देते हैं, तो G इक्वल्स टू आ गया U प्लस पीवी माइनस टी एस। इसका हम अवकलित रूप लिख लेते हैं। ठीक है ना, अवकलन करने पर या अवकलित रूप लिख, तो ये हो जाएगा dg इक्वल्स टू du प्लस, जहां भी दो पद होते हैं पहले एक को स्थिर रखते हैं, दूसरे में परिवर्तन करते हैं, फिर दूसरे को स्थिर रख के पहले में परिवर्तन करते हैं, यानी दो बार लिखा जाता है। ऐसे ही माइनस हो जाएगा टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, और एक चीज आपको पहले भी बताई गई थी कि टीडीएस के लिए आप क्या लिख सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि किंतु टीडीएस बराबर डी यू प्लस पीडी भी। ये पहले पढ़ चुके हैं, अपन निकाल चुके हैं। जरूरत पड़ने पे आप इसको ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से निकाल भी सकते हैं। तो इस टीडीएस की जगह पे हम इन दोनों को रख सकते हैं। तो समीकरण एक में मान रखते हैं, तो समीकरण एक से हमको क्या मिल जाएगा, डी जी बराबर डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस, माइनस है तो ये दोनों में माइनस लग जाएगा, डी यू माइनस पी डी वी, फिर माइनस है आपका एस डी टी। तो माइनस डी यू प्लस पी डी वी माइनस पी डी वी, ये कट जाएगा और आपको मिलेगा डी जी बराबर वी डी पी माइनस एस डी टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हम इसको एक बार पहले भी निकाल चुके हैं लास्ट क्लास में, है ना। अब यहां से हमारा समीकरण शुरू होता है कि भाई स्थिर दाब पर अगर हम यूज करें इसी समीकरण को, ठीक है, स्थिर दाब पर, दाब स्थिर है मतलब dp बराबर क्या हो जाएगा, 0। समीकरण 2 से हमको क्या मिलेगा, तो dp 0 हो गया तो vdp 0 हो जाएगा, dg बराबर केवल मिलेगा आपको माइनस एस डी टी। यानी कि अगर मैं dt इधर ले आऊं तो डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट p आपको मिलेगा माइनस एस। आप यहां p लगाएं ना लगाएं आपकी मर्जी, पर इससे एक बात समझ में आती है कि ये मिलेगा आपको। ठीक, अब अगर हम इसी को एक मूल समीकरण मानते हुए
दो अवस्थाओं के लिए इस्तेमाल करें, यानी समीकरण 3 को प्रारंभिक व अंतिम अवस्था के लिए लिखने पर क्या आएगा देखते हैं जरा। तो मैं यहां मान लूंगा इसको, ये तो स्थिरांक दर्शा रहा है ना, पहला यानी -S1 बराबर आपको मिल जाएगा डेल G1 अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P। ठीक है, इसके बाद आप अंतिम अवस्था के लिए, ये प्रारंभिक के लिए है, अंतिम अवस्था के लिए लिखेंगे तो यह हो जाएगा -S2 बराबर डेल G2 अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिखना चाहूं कि S2 माइनस S1, इसको समीकरण नंबर 4 और 5 ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा? तो आप देखिए, आपको मिलेगा एंट्रोपी परिवर्तन हेतु तो आपको मिलेगा -S2 माइनस -S1 बराबर आ जाएगा आपका डेल G2 अपॉन डेल T माइनस डेल G1 अपॉन डेल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, यानी S1 माइनस S2 आ जाएगा। ये ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या आप इसको डेल G माइनस डेल करके भी लिख सकते हैं, है ना। इतना लंबा चौड़ा खींचने की बजाय अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें कि भाई माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1 और ये हो जाएगा आपका D डेल G अपॉन डेल T। अब ये अंतर आया, D डेल G हो गया ये, ठीक। या आप इसको कैसा लिख सकते हैं, थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखना है कि नहीं ये कैसे आया, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल ब्रैकेट में G2 माइनस G1 बटा T एट कांस्टेंट P है, ये P रहेगा ही, और ये आ गया माइनस डेल S बराबर, अब मैं इसको एक साथ लिखता हूं, D डेल G अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P। यहां तक इस समीकरण को हम समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 5 सेकेंड में। दिख रहा है सभी को साफ साफ? ठीक है, इसके बाद अब हम कुछ और चीजें इसमें करते हैं। अब देखो, हमारे पास जो समीकरण है, हम जानते हैं कि डेल जी इक्वल्स टू होता है डेल एच माइनस टी डेल एस, है ना। तो डेल एस माइनस डेल एस की जगह पे हम इसको रख सकते हैं। तो समीकरण 6 से माइनस डेल एस का मान रखने पर हमको मिल जाएगा डेल जी बराबर डेल एच, माइनस हट जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, टी ब्रैकेट में डी डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट।
ये जो आपका समीकरण आपको मिला, यही कहलाता है आपका गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं किसके लिए, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन और कार्यफलन के आधार पर भी निकाल सकते हैं। तो सेकंड, वैसे यहां तक ही आपको करना है, ज्यादा सेकंड आप केवल समझने के हिसाब से देख सकते हैं। आंतरिक ऊर्जा व कार्यफलन के पदों में यहां आप जानते हैं कि A इक्वल्स टू होता है U माइनस TS, ठीक है। और आप U की जगह क्या लिख सकते हैं, अच्छा चलेगा, तो आप इसका अवकल रूप लिखिए पहले तो ये हो जाएगा DA बराबर DU माइनस TDS माइनस SDT। किंतु DU बराबर क्या होता है आपका, DU बराबर दिया हुआ है, सॉरी DU नहीं, TDS बराबर, थोड़ा और इसको लेते हैं, आगे बढ़ाएंगे। ठीक, किंतु DU बराबर होगा आपका DQ माइनस PdV और DQ बराबर होता है TDS। अतः आपके पास DU बराबर हो गया, DQ की जगह रख देंगे TDS माइनस PdV। समीकरण 1 में मान रखेंगे। आपको मिलेगा DA बराबर, DU की जगह क्या आ जाएगा, TDS माइनस PdV, बाकी माइनस TDS माइनस SDT, तो TDS माइनस TDS प्लस कट जाएगा। DA बराबर मिला आपको माइनस PdV माइनस SDT। ये आपका एक इक्वेशन जो पहले निकाला हुआ था हमने, वो मिल गया। अब यहां हम देखेंगे कि DS निकालना है, स्थिर आयतन पर देखते हैं इसी को। जैसे यहां स्थिर दाब पर लिया, यहां क्या ले लेंगे, स्थिर आयतन पर। बाकी सारे समीकरण एक जैसा है। तो स्थिर आयतन पर जबकि dV बराबर हो जाएगा 0, हमको मिलेगा dV 0 माइनस SDT, यानी DA बराबर मिला माइनस SDT, या डेल A अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V बराबर माइनस S। तो प्रारंभिक अवस्था के लिए इसको लिखें अगर हम, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस S1 इज इक्वल टू डेल A अपॉन डेल T, डेल A1 हो जाएगा ये। और अंतिम अवस्था के लिए यही समीकरण हो जाएगा माइनस S2 इक्वल्स टू डेल A2 अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V। तो परिवर्तन के लिए फिर क्या करेंगे हम, परिवर्तन हेतु माइनस S2 माइनस
माइनस S1 बराबर हो जाएगा del A2 अपॉन del T माइनस del A1 अपॉन del T। अब इसमें माइनस कॉमन ले लो तो S2 माइनस S1 यहां हो जाएगा del A2 माइनस A1 अपॉन del T एट कांस्टेंट V। ये हो जाएगा माइनस del S इक्वल्स टू D del A अपॉन del T एट कांस्टेंट V। ये समीकरण आप चाहो तो या जो भी नंबर देना हो आप दे सकते हैं। अब ऐसे ही इस समीकरण को किस में रख देंगे, जैसा ये वाला समीकरण है उसी तरीके से समीकरण में मान रख देंगे। देखिए जरा, तो हम जानते हैं कि डेल ए बराबर होता है डेल यू माइनस टी डेल एस। डेल एस का मान समीकरण 3 से लिखने पर तो आपको मिलेगा डेल ए बराबर डेल यू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आएगा प्लस टी ब्रैकेट में डी डेल ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। इसको भी गिब्स समीकरण कहा जाता है ना। तो ये आपका दो समीकरण इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट समीकरण है। अब हम आएंगे स्वतः प्रवर्तिता की कसौटी के रूप में इनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। कहा, यहां देखो ये माइनस डेल एस का मान निकला है ना बेटा। देखो यहाँ पे भाई माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, मैंने माइनस कॉमन निकाला ना। हल करके देखो इसको, माइनस S2 माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस S1। यहां भी प्लस S1 है ना। तो हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया, अगर माइनस निकालेंगे तो आप S1 माइनस S2 भी लिख सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। चिन्हों का ध्यान जरूर रखें, ये अच्छी बात है कि आपने पूछ लिया। सभी ऐसे फोकस करके रखें, चिन्ह ऊपर नीचे होने पे सब गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं स्वतः प्रवर्तिता का पता कैसे चलेगा, है ना। तो पहला हम लेंगे, मैं डेल जी से शुरू करूंगा क्योंकि डेल जी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेल ए की तुलना में। तो डेल जी स्वतः प्रवर्तिता की कसौटी के रूप में, यानी हम कैसे पता लगाएंगे डेल जी के आधार पे कि प्रक्रम स्वतः होगा या नहीं होगा। तो इसका पहला हिस्सा हम लेते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए। आप सबको पता है G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है। H की जगह पे हम इसको U प्लस टी वी माइनस टी एस लिख सकते हैं। ठीक है, और G को अगर हम देखें
तो फिर अवकल रूप इसका हम कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल कहां तक आना है? एस डी टी वी डी पी तक, ठीक है ना। तो डी जी इज इक्वल टू हो जाएगा डी यू प्लस पी डी वी माइनस वी सॉरी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी। अब आप सबको ये भी पता है कि हम डी यू प्लस टी डी वी की जगह क्या रख सकते हैं? टी डी एस। चूंकि टी डी एस बराबर क्या होता है? डी यू प्लस पी डी वी। तो ये मान रख दिया, तो डी जी इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा? टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो ये माइनस वाला और ये प्लस वाला कट जाएगा, आपको डी जी इक्वल्स टू मिल जाएगा वी डी पी माइनस एस डी टी। इक्वेशन नंबर, इसको यहां एक मान लेते हैं और यहां सीधा दो मानते हैं, ठीक है, सरल है। अब हम यहां पे देखेंगे कि अच्छा, उत्क्रमणी परिवर्तन के लिए ताप और दाब को स्थिर रखा जाता है। ज्यादातर प्रयोगशाला में जब हम प्रयोग कराते हैं और हमको कोई प्रक्रम क्या करना होता है? उत्क्रमणीय रखना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में ताप और दाब दोनों को क्या रखा जाता है? स्थिर रखा जाता है। तो स्थिर ताप व दाब पर, तो देखो अगर ताप स्थिर होगा तो dt जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो। और दाब स्थिर होगा तो dp भी जीरो हो जाएगा, यानी वो भी जीरो हो जाएगा। तो आप नोटिस करो, ये तो पूरा जीरो हो गया, तो dg इक्वल्स टू क्या निकला आपका? जीरो। यानी उत्क्रमणी प्रक्रम के लिए tg का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। यहां पर T डॉट P लिख दिया है, TP मतलब ताप और दाब स्थिर है। अब हम उत्क्रमणी की जगह आते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम पे। अगर प्रक्रम उत्क्रमणी न हो के क्या हो? अनुत्क्रमणी हो, तब क्या होगा? ठीक है, अब इसी का बी पोर्शन देखते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए भाई G इक्वल्स टू तो H माइनस टी एस ही होना है। इसका अगर हम अवकल रूप लें, ठीक है, तो अवकल रूप में हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा डी जी इक्वल्स टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर dt जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा पद जीरो हो जाएगा। आपको मिलेगा dg इक्वल्स टू डी एच माइनस टी डी एस। समीकरण 2। हम सब ने पढ़ा हुआ है कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए जो ds का मान है वो ज्यादा होता है किससे? जीरो से, यानी dq इरिवर्सिबल अपॉन t से ज्यादा होता है। ये पढ़ा हुआ है आपने, और नहीं तो आप पिछला पलटा के देखिए, लिखवाया हुआ है मैंने। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए ds हमेशा ज्यादा होता है q इरिवर्सिबल अपॉन t से, है ना। ये बराबर होता है रिवर्सिबल के लिए, उत्क्रमणी के लिए बराबर होता है, इरिवर्सिबल के लिए ज्यादा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप देखें तो TDS इज ग्रेटर देन Q इरिवर्सिबल, और इसको इधर ले आइए तो TDS माइनस Q इरिवर्सिबल
ये ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। और ऐसे में आप देखें कि हाँ ठीक, यानी 0 से अधिक होगा ये। अब इसी को थोड़ा और हम घुमा लें तो भी आप लिख सकते हैं इसको यहां पर ठीक, ये वाला इधर है तो ठीक। अब इसको जरा दूसरे साइड ले चलो, पक्षांतरित करो। तो ये पक्षांतर जब होगा तो देखो, अभी टीडीएस में से अगर हम ऊष्मा को घटाएं तो मान धनात्मक है, ठीक बात है। उल्टा कर देते हैं, यानी अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो Q इरिवर्सिबल और माइनस टीडीएस होगा, यानी ये लेस देन क्या हो जाएगा, 0 से कम। यानी क्या होगा, ऋणात्मक। 0 से कम होने का मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक हुआ। ठीक। अब ऐसी परिस्थिति में अगर मैं dq इरिवर्सिबल का मान रखूं तो आप सबको पता है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से यहां डी लिखना मैं भूल गया हूं, वो डी लगा लीजिए, नहीं कंफ्यूज होंगे आप लोग, और मैं भी कंफ्यूज होते रहूंगा पूरे टाइम। तो डी क्यू इज इक्वल टू आपने पढ़ा है डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है ना। तो चाहे ये इरिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, दोनों ही परिस्थिति में ये डी यू प्लस पी डी वी के बराबर होगा। अब डी यू प्लस पी डी वी क्या होता है, अगर आप ध्यान दें तो ये डी एच होता है। तो मैं इस समीकरण को लेता हूं समीकरण 3। अब समीकरण 3 में आप किसका मान रख दीजिए, समीकरण 4 से मान रखिए। समीकरण 3 में 4 से मान रखने पर आपको क्या मिल जाएगा भाई, इसकी जगह आपको डी एच रखना है। तो डी एच माइनस टी डी एस ये लेस देन क्या होगा, 0। और अब आप इसकी तुलना कीजिए किससे, समीकरण 2 से। इसको 5 मान लेते हैं। तो देखिए क्या निकला भाई, BH माइनस TDS की जगह हम DG रख सकते हैं, है ना। तो DG जो है वो कम होना चाहिए किससे, 0 से, या होना चाहिए ऋणात्मक। अनुत्क्रमणी प्रक्रम के लिए DG क्या होना चाहिए, 0 से कम। तो इससे हमको ये पता चला कि अगर हम दोनों को, किसको, ये वाले को उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय वाले को संयुक्त कर दें तो संयुक्त रूप में हम लिख सकते हैं dg मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 0। यहां ध्यान रखना है कि dg अगर लेस देन 0 है तो प्रक्रम क्या होगा, अनुत्क्रमणीय यानी स्वतः। और dg अगर 0 है तो प्रक्रम क्या है आपका, उत्क्रमणीय। अस्वतः मत लिखना, साम्य पे है, उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पद हो गया। ऐसा ही आप ए के लिए भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
ए के लिए भी लेस देन इक्वल्स टू 0 निकलेगा, तो मैं ए वाला समीकरण आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो ये हमारा ऊष्मागतिकी 2 कंप्लीट होता है आज, और कल हम देखेंगे ऊष्मागतिकी खत्म, रासायनिक साम्य के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो कल मैं शायद कॉलेज में मिलूंगा, और जो बच्चे भटगांव से नहीं है वो घबराए नहीं, टाइमिंग जो भी होगा मैं आपको बता के मैं स्टैंड लगा दूंगा, ऑनलाइन भी आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इसमें से तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है बेटा किसी को? हाँ, छोटा सा है, बहुत छोटा सा है तृतीय नियम। वो क्या है, मौखिक बता देता हूँ। हाँ, अच्छा किया पूछ लिया तुमने। मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा उसके बारे में, अब देखो मैं भूल गया था। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, बहुत सारे लोग उसको नियम नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उसका कोई अपवाद नहीं है, उसको नियम मानने में बुराई नहीं है। क्या नियम है? वो नियम सिर्फ एंट्रोपी के मान पर सीमा लगाता है, सीमा का अंकुश लगाता है। नर्नस्ट नाम के वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों में ये देखा कि जैसे जैसे ताप को कम किया जाता है, किसी निकाय की एंट्रोपी क्या होती जाती है? घटती जाती है, ठीक है ना। और इस आधार पे उन्होंने कहा कि भाई एंट्रोपी अगर हम शून्य कर दें, ठीक है, या 0 डिग्री टेम्परेचर को शून्य कर दें, 0 केल्विन कर दें, तो एंट्रोपी का मान भी क्या हो जाएगा? घट के 0 हो जाएगा। यही नियम है कि परम शून्य ताप पर किसी पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी शून्य मानी जाती है। अब एक प्रश्न आप कर सकते हैं इसमें कि सर ये पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस ही क्यों, द्रव क्यों नहीं, गैस क्यों नहीं? इसका कारण ये है कि ताप कम करते जाने पर शुरू से आखिरी तक किस चीज की भौतिक अवस्था नहीं बदलेगी? एक पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस की भौतिक प्रावस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पर अगर आप एक गैस लेते हो तो ताप कम करते जाने पर एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो द्रव में बदल जाएगा, और कम करोगे तो वो द्रव किस में बदल जाएगा? ठोस में बदल जाएगा। तो फिर आप उसको परिभाषित कैसे करोगे कि भाई हमने शुरू कहां से किया था और खत्म कहां पे किया? तो ऐसे में आपको ये परेशानी न हो, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न, ये स्टेटमेंट दिया कि अगर हम पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ लेकर शुरू करते हैं प्रयोग को, तो उसकी भौतिक प्रावस्था 0 केल्विन तक ज्यों की त्यों रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और उसकी एंट्रोपी का मान घटते 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 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसी बेस पे हमने क्या कैलकुलेट किया? ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से उन्होंने कहा कि भाई ds जो है, अगर 0 की ओर जाए टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इस आधार पर आप परम एंट्रोपी की गणना कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था। परम एंट्रोपी की गणना देखो, हमारे पास T ताप पर अगर हमको परम एंट्रोपी की गणना करनी है, तो हमको क्या होता है? हम परम गणना तो नहीं कर सकते, हम अंतर निकालते हैं। तो हमने कहा भाई ST माइनस S0 बराबर CP नेचुरल CP DT अपॉन T। अब चूंकि इन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि परम शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान क्या लेंगे हम? तो 0 लेंगे। तो इसको 0 रखने पर बच क्या गया? केवल ST बराबर CP, इंटीग्रेट कर दो DT अपॉन T, तो आपको मिल जाएगा ST इक्वल्स टू CP नेचुरल लॉग T, ठीक है।
और इसमें इसका इंटीग्रेशन के रूप में भी दिया हुआ है। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, Cp नेचुरल लॉग T, और इसमें से 2.303 कर दो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 2.303 Cp log T। अब ये आपकी मर्जी है कि आप T0 से किस ताप तक के लिए निकालना चाहते हैं। फिर हमने वो ग्राफ देखा था, दो हिस्सों में बांटा था, 15 केल्विन के पहले और 15 केल्विन के बाद वाला। तो ये आपके ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम एंट्रोपी की मान पर सीमा का अंकुश लगाता है, यानी कि एंट्रोपी के मान को बताता है कि कहां से कहां तक इसमें परिवर्तन होगा। तो इन्होंने ये पाया अपने प्रयोगों में कि किसी भी निकाय या पदार्थ की एंट्रोपी उसके परम ताप के समानुपाती होती है, अर्थात ताप को जैसे जैसे कम किया जाता है एंट्रोपी का मान भी क्या होता है, घटता है। और उन्होंने इस आधार पर यह अनुमान लगाया कि 0 केल्विन ताप पर किसी पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी घट के क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इससे हमको फायदा ये हुआ कि जब हम 0 केल्विन ताप पर एंट्रोपी के मान को 0 मान लेते हैं तो परम एंट्रोपी की गणना, एब्सोल्यूट एंट्रोपी का मान हमको इस सूत्र से प्राप्त हो जाता है। ये इसका महत्वपूर्ण है। अगर आप 25 केल्विन पे, मान लो कि T का मान आप 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन रखते हैं, तो ढेर सारे पदार्थ की एंट्रोपी हमने इस आधार पे निकाली हुई है। और आप किसी भी समीकरण में डेल एस की गणना इस सूत्र से कर सकते हैं। सिग्मा एस उत्पाद, यानी उत्पाद में सभी पदार्थों के एंट्रोपी का योग, माइनस सिग्मा एस अभिकारक। क्लियर है ये? ठीक है ना? तो आज यहां तक। और कुछ पूछना है बेटा किसी को? कोई डाउट है? टॉपिक का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये भी आप जान सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो इसको पढ़िए और आराम से सोचिए कि ऊष्मागतिकी पढ़ने का क्या फायदा है आपको। भाई ठीक है, समीकरणों को पढ़ लिया, निकाल लिया, लेकिन इसको पढ़ के वास्तव में आप क्या कर सकते हैं, डेली लाइफ में इसका क्या यूज हो सकता है, क्या यूज करते हैं आप, तो आराम से आपको समझ में आएगा कि ढेर सारा इस्तेमाल करते हैं आप डेली लाइफ में। आप ये पता लगाते हैं कि कौन सा ईंधन अच्छा होगा, कौन सा ईंधन अच्छा नहीं होगा। हमारा जो बाइक का इंजन है उसको कितनी एफिशिएंसी होनी चाहिए, कितनी है, कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। चलिए ठीक है आज के लिए।